नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। अपने देश में कतार की बड़ी अहमियत है। कतार में खड़े होने से ज्यादा इस बात को तवज्जो दी जाती है कि कौन किस लाइन में कितने नंबर पर खड़ा है। आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के ठीक बाद पांचवी कतार में बैठे राहुल गांधी सुर्खियों में आ गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को राष्ट्रीय समारोह में पांचवी लाइन में बिठाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी कुंठा दिखाई है। हमला सीधे प्रधानमंत्री पर था, इसलिए बीजेपी बिफर उठी। फिर क्या हुआ, इसकी पूरी खबर मैं आज आपको बताऊंगा। साथ ही दिखाऊंगा सिविल कोड का वो सेक्युलर ट्रेलर जो प्रधानमंत्री के 15 अगस्त के भाषण से रिलीज हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। इस पर राजनीति का तापमान बढ़ गया है। भारत की बात में आज पश्चिम बंगाल में हुए बांग्लादेश कांड की बात करेंगे। कल आधी रात को जिस तरह से कोलकाता में उपद्रवियों ने लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या का विरोध कर रहे मेडिकल स्टाफ पर हमला किया और क्राइम सीन वाले अस्पताल में तोड़फोड़ मचाई, उस पर भारी बवाल मचा है। विरोधी ममता सरकार को घेर रहे हैं तो दीदी ने यह कहकर सियासी आग में घी डाल दिया है कि हां, जो कुछ हो रहा है वो राम और वाम मिलकर कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात लाल किले की कतार कथा की। आखिर राहुल गांधी के पांचवी कतार में बैठने की वजह क्या थी और कांग्रेस ने इसे सरकार की कुंठा से क्यों जोड़ा, देखिए ये खास रिपोर्ट। लाल किले पर पीएम मोदी तिरंगा फहराने के बाद देश को संबोधित कर रहे थे और राहुल गांधी पास में बनी दर्शक दीर्घा की पांचवी कतार में बैठे इसे सुन रहे थे। फ्रंट कैमरे से ली गई इस तस्वीर को गौर से देखिए। राहुल गांधी पांचवी कतार में वहां नजर आ रहे हैं। पहली कतार की बात करें तो पहली कतार में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह बैठे थे। पीछे की दूसरी, तीसरी और चौथी कतार में ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी बैठे थे और इसके बाद की पांचवी कतार में यहां बैठे थे राहुल गांधी। कांग्रेस को यह बात चुभ गई। पार्टी नेताओं ने इसे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का अपमान बता डाला। छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पांचवी लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा 10 साल बाद पहली बार हुआ जब लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हुए थे, क्योंकि पिछले 10 बरस से ये पद खाली था। राहुल गांधी के निर्धारित सीट पर बैठने के करीब 10 मिनट बाद एक प्रोटोकॉल अधिकारी ने उनसे पहली कतार में बैठने का अनुरोध किया, लेकिन राहुल गांधी अपनी निर्धारित जगह पर ही बैठे रहे। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने इसे लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, रक्षा मंत्रालय इतना तुच्छ व्यवहार क्यों कर रहा। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष चौथी कतार में बैठे। नेता प्रतिपक्ष किसी भी कैबिनेट मंत्री से ऊपर है। लोकसभा में प्रधानमंत्री के बाद उनका दर्जा है। राजनाथ सिंह जी, आप रक्षा मंत्रालय को राष्ट्रीय समारोह के राजनीतिकरण की इजाजत नहीं दे सकते। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी राजनाथ सिंह जी। हम भी जब सरकार में थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम पहली या दूसरी रो में बैठाते थे। इन्होंने जानबूझकर संविधान की सारी परंपराओं को, नियम कानूनों को की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल जी को पांचवी रो में 5वें स्थान पर बैठाया। बताया जा रहा है कि राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी पत्नी की सीट भी राहुल गांधी के बगल में पांचवी कतार में ही थी। अब कांग्रेस लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को इस कदर पांचवी कतार में बिठाने पर आपे से बाहर है, तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के दूसरे सहयोगियों को भी ये बात रास नहीं आई। ये घटिया मानसिकता, ओछी सियासत है। श्री राहुल गांधी जी देश की जनता के दिलों में सबसे आगे है। सरकार चाहे लाख पीछे बैठाए, लेकिन जनता के दिलों पर राहुल गांधी जी राज करते हैं।
पूरे मामले पर रक्षा मंत्रालय की सफाई आई। कहा कि चूंकि इस बार सामने की कतार ओलंपिक मेडल विजेताओं को आवंटित की गई थी, इसलिए राहुल गांधी की सीट इसके पीछे की कतार में शिफ्ट की गई। नहीं तो नेता प्रतिपक्ष के प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें पहली कतार में ही बिठाया जाता। कांग्रेस इस सफाई से संतुष्ट नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की तरफ से गरमाए जा रहे इस मुद्दे को शुद्ध राजनीति बताया है। वहां पर राहुल गांधी के पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लोग गए थे कि आप आगे आकर बैठिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं इन्हीं के साथ बैठूंगा। तो क्योंकि राजनीति करनी है, हर चीज में कुछ ना कुछ मीन में निकालना है। देखिए, लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर सरकार का रुख एकदम साफ कर दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यूसीसी को देश के लिए जरूरी बताया। लगे हाथ उन्होंने इसे सेक्युलर सिविल कोड का नाम भी दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को कम्युनल नहीं बल्कि एक सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। माता की जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने सिविल कोड पर जो कहा वो दूर का संदेश देने वाला था। प्रधानमंत्री ने आगे ये कहने में देर नहीं की कि देश को एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता यानी सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। पीएम मोदी ने मौजूदा सिविल कोड से मुक्ति की बात की। जो कहा खुलकर कहा। संदेश स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आया और इसका असर दूर तक देखा जा रहा है। सियासत फौरन गर्मा गई। लगता ही नहीं कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, लगता है बीजेपी का एक छोटा मोटा नेता। संविधान की शपथ लेते हैं और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया कोड, उसको आप कम्युनल कोड कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीथिंग। प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन जो अलाउ करेगा वही तो होगा। सेक्युलर वर्ड जबान पे आ गया तो विभाजन हो गया। कांग्रेस पार्टी विभाजन की चैंपियन नहीं है। पहले तो आप कहते हैं प्रधानमंत्री, बोलते नहीं। प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से एक अच्छा संदेश देते हैं, तब भी आपको ये बर्दाश्त नहीं है। विपक्ष का दावा है कि पीएम मोदी ने सिविल कोड की बात में सेकुलर शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि सरकार एनडीए की है। पहले मोदी सरकार थी, अभी एनडीए सरकार है। ये थोड़े थोड़े बदलाव आपको दिख ही रहे। सियासत अपनी राह पर है तो उधर हिंदू धर्म गुरुओं को पीएम मोदी की बात दमदार दिखती है। वे इसे पूरी तरह से सही बता रहे। क्योंकि हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। अगर ये लागू हो जाता है, ये जो बेमतलब लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद है, सब अपने आप ही शांत हो जाएगा। धार्मिक नेता इस मुद्दे पर साफ तौर पर बंटे हुए दिखाई दे रहे हैं। कई मुस्लिम समाज के उलेमा पीएम मोदी की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। प्रधानमंत्री की इस बात से भारत का मुसलमान मुतमईन संतुष्ट नहीं है और बुद्धिस्ट, जैन, सिख, ये सब जितने भी मजहब के मानने वाले हैं, हर मजहब का अपना अपना वसूल है। तो एक वसूल और एक ज़ाब्ता हमारे भारत में नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने सेकुलर सिविल कोड की बात तीसरे कार्यकाल के पहले ही भाषण में कह दी है। ये भविष्य के लिए बड़े संकेत की तरह है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आखिर इस फैसले की तरफ मजबूत कदम बढ़ाने में कितनी देर है। बढ़ते आगे और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां अखिलेश यादव ने आज योगी सरकार के खिलाफ जाति कार्ड जल दिया।
जी हां, आपको 31 जुलाई को लखनऊ में लफंगों की करतूत याद होगी। बरसात के पानी में डूबी सड़क पर लड़की से छेड़खानी की गई थी। उस मामले ने इतना तूल पकड़ा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में आरोपियों के नाम गिनाए थे। बाद में आरोपी पकड़े भी गए थे, लेकिन अब मामले ने नया मोड़ ले लिया है। अपराध पर जाति की बात होने लगी है। अखिलेश यादव पकड़े गए आरोपियों में से एक पवन यादव को आज मीडिया के सामने लेकर आए और इल्जाम लगा दिया कि उसे यादव होने की वजह से फंसाया गया। की सूची भी मेरे पास आई है। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। लड़के पकड़े गए और विधानसभा में नाम लिया गया। वो लड़का आया है एक यादव, ये बेचारा चाय पी रहा था। लखनऊ के गोमती नगर की सड़कों पर लफंगों ने क्या किया था, इसे दुनिया ने कैमरे की नजर से देखा। 31 जुलाई की वायरल तस्वीरों ने पहले ही बहुत कुछ बयान कर दिया था। फिर सीएम योगी ने आरोपियों के नाम विधानसभा में गिनाए और अरबाज के साथ पवन यादव का जिक्र किया। अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। अब अखिलेश यादव आरोपों के घेरे में आने वाले पवन यादव को मीडिया के सामने पेश कर योगी सरकार पर जाति विशेष के युवक को झूठा फंसाने के आरोप लगा रहे हैं। लड़के पकड़े गए और विधानसभा में नाम लिया गया। वो लड़का आया है एक यादव, ये बेचारा चाय पी रहा था। इन्हें थाने में पकड़ा गया, हाथ जोड़ करके तस्वीर छापी है, क्योंकि नाम तो और भी पढ़े जाने चाहिए थे। नाम और क्यों नहीं पढ़े गए? लेकिन सोचिए, ऐसी सरकार है, बताइए आप, जो अन्याय कर रही हो, अपमानित कर रही हो। वहीं आरोपों के घेरे में आए पवन यादव ने कहा कि सीएम योगी को मेरे बारे में गलत जानकारी दी गई थी। क्योंकि मैं नहीं था उस दिन, उनको ये बात बताई गई, उन्होंने सब कुछ करके सही जांच करके मेरा नाम बोला कि मैं नहीं था। उसी तो नहीं था, मैं वीडियो में नहीं था, पर अब उनके पास जो गया होगा नाम, हम जो भी अधिकारियों ने भेजा होगा उन्होंने लिया। अब अखिलेश के जाति के नाम पर योगी सरकार पर दागे गए इस तीर को चुनाव का बड़ा दांव माना जा रहा है। और अब बात करते हैं कोलकाता की, जहां पुलिस का पूरा सिस्टम एक बार फिर एक्सपोज हो गया। 14 अगस्त की रात उपद्रवियों की हिंसक भीड़ आरजीकर अस्पताल में घुस गई। अपनी साथी की मौत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मेडिकल छात्रों का मंच तहस नहस कर दिया। ड्यूटी स्टाफ से मारपीट की गई। बीजेपी ने अस्पताल पर हमले में टीएमसी का हाथ बताया, तो टीएमसी को इसमें बीजेपी की साजिश दिखाई दे रही है। हम लोग यहाँ के रेजिडेंट्स डॉक्टर हैं, आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मौत आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है। দলে দলে মানুষজন এই মুহূর্তে এগিয়ে আসছেন পুলিশ কর্মীদের দিকে। বিভিন্ন গলি থেকে তারা হামলা চালাচ্ছে, গলি থেকে বেরিয়ে এসে পুলিশের উপরে ইট বৃষ্টি করছে এবং থেকে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখতে পাচ্ছ তুমি, হাতে লাঠি রয়েছে, বাঁশ রয়েছে, গাছের ডাল রয়েছে, ইট রয়েছে। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कैंपस में भीड़ कैसे घुसी किसी को नहीं पता। भीड़ में शामिल लोग कौन थे किसी को नहीं पता। पता है तो सिर्फ इतना कि अस्पताल में 1 घंटे तक मारपीट तोड़फोड़ चलती रही। जिस स्टेज पर बैठकर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे उसे तहस नहस कर दिया गया। अस्पताल की बिल्डिंग में घुसकर दरवाजे, खिड़कियां, बेड, मेडिकल उपकरण जो भी सामने आया, गुंडे उसे बर्बाद करते चले गए। इन सब सारी चीजों में कोई मतलब किसी को याद भी है क्यों है हम लोग यहाँ पे? किसी को भी याद है? इतना पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इतनी सारी चीजों की हम लोग सिर्फ डिमांड कर रहे हैं जस्टिस के लिए। सब कुछ तोड़ दिया, लोगों को मार रही है, क्या हो रही है? अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड अब कबाड़ खाना बन चुका है। अस्पताल पर हमला करने वाली भीड़ के अंदर कितनी नफरत थी वो इन छोटी छोटी चीजों से पता लग रहा है
कि किस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक बोर्ड तक को उन्होंने तोड़ा है। एक जनरल वार्ड है, यहाँ तमाम जो मरीज हैं वो रहे होंगे, यहाँ पर बेड लगी हुई है और यहाँ मौजूद कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे तोड़ा न गया हो। सवाल है कि जिस अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से बर्बरता के बाद हत्या हुई, जिस अस्पताल में सबूतों की हिफाजत के लिए वर्दी वाले जवान तैनात थे, वहां पूरे 1 घंटे तक ये सब कैसे चलता रहा? কাঁদানে গ্যাসের সেল চার্জ করার চেষ্টা করছে পুলিশ, কিন্তু একটি কাঁদানি গ্যাসও ফাটছে না। তারা কার্যত হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। অন্যদিকে এখানে উত্তেজিত জনতা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। পুলিশের কাঁদানে গ্যাস যা রয়েছে সেই টিয়ার গ্যাস চার্জ করা যাচ্ছে না, টিয়ার গ্যাস ফাটছে না। पश्चिम बंगाल की राजधानी में बांग्लादेश जैसा उपद्रव होता रहा। जी हाँ, बांग्लादेश की तरह। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ अराजकता का तांडव चल रहा था और कानून के रक्षक खुद लाचार थे। ममता बनर्जी सरकार की पुलिस पर गुंडे भारी पड़ते गए। पूरा पब्लिक प्लेस एकदम आ गया, वह क्राउड आके उठा के उसको फेंक दिया और मेरा एक कीट मेरा पीठ में आके लगा। किसी तरह जब हालात काबू में आए तो बेशर्म सफाई लेकर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर भी सामने आए। What has Calcutta police not done? In this case, they have done everything. People are spreading these kind of rumors. We have not done anything wrong. Because of this malicious media campaign, Calcutta police has lost the trust of the people. कोलकाता की स्याह रात गुजरी। सुबह ममता बनर्जी ने परेड ग्राउंड में तिरंगा झंडा फहराया। मेडिकल छात्र भी दोबारा धरने वाली जगह पर बैठ गए। This is utter failure of police and government. Our movement will continue. After everything, whatever may be, but movement will continue. इस बीच राज्यपाल सीबी आनंदा बोस छात्रों से मिलने पहुंचे, अस्पताल का जायजा लिया और छात्रों से मुलाकात की। लेकिन इन सब के बीच पॉलिटिकल पोजीशनिंग भी नए सिरे से शुरू हो गई। ज्यादातर मुद्दों पर राय से लेकर राह तक अलग रखने वाली बीजेपी और वामपंथी दल इस बार एक साथ दिखाई दे रहे हैं। মমতা ব্যানার্জি করেছে অতীন ঘোষকে দিয়ে, আর বিনীত গোয়েল সব জান। আর গতকালের পরিকল্পিত হামলাও তদন্তের দায়িত্ব সিবিআই কে দেওয়া উচিত। প্রায় 1.5 থেকে 2000 হাওড়া থেকে, কামারহাটি থেকে এবং বেলগাছিয়া থেকে জড়ো করে এই হামলা করা হয়েছে। लोग ये भी जानते हैं पिछले अनुभव से कि टीएमसी के लोग अक्सर खुद जाकर के तोड़फोड़ करते हैं। ये 2-3 बार हो चुका है और जो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है। तो ये भी हो सकता है कि टीएमसी के लोगों ने ही ऐसा किया हो। बेटियों से, महिलाओं से हैवानियत करने वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि गुनहगारों को कड़ी सजा मिलनी भी चाहिए और उस सजा की चर्चा भी होनी चाहिए ताकि कोई वैसी गलती करने की हिम्मत ना जुटा सके। ममता बनर्जी इस पर कुछ देर बाद बोली, सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन कोलकाता में डॉक्टरों से हुई मारपीट को राम और वाम की साजिश करार दिया। ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि फांसी पर लटकना पड़ता है, और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से महिलाओं से हैवानियत करने वालों को चेतावनी दे रहे थे, तब उनकी बातें अयोध्या और कन्नौज से लेकर कोलकाता तक बड़े ही गौर से सुनी जा रही थी। कोलकाता से इसलिए क्योंकि जख्म ताजा है। ट्रेनी डॉक्टर से हुई हैवानियत के खिलाफ पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। दिल्ली, कोलकाता, इंदौर और सिलीगुड़ी ये सिर्फ बानगी भर है। देश के कई दूसरे बड़े शहरों में भी लोगों ने कुछ इसी तरह का गुस्सा देखा है और लगातार देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश का मूड देखा और हैवानियत की मानसिकता रखने वालों पर सीधा प्रहार किया। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको, देश को, समाज को
हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री का संदेश समझने में किसी ने भूल नहीं की। यह अलग बात है कि विचार और व्याख्या सबकी अलग अलग रही। कोलकाता कांड से बैकफुट पर आई ममता बनर्जी सीधे राम और वाम पर पहुंच गई। আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।